एक शॉर्ट फॉर्म कंपनी हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट ले आकर के पूरे भारत के मार्केट को प्रभावित कर देती है। सेबी की प्रमुख का अडानी ग्रुप से रिश्ता बताती है और यह रिश्ता धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाता है जहां तक ये साबित हो जाए कि कौन किसको बचा रहा था और कौन किसकी चौकीदारी कर रहा था। कार्रवाई सेबी के प्रमुख पर होनी थी। विपक्षी दल के तमाम नेता इस पर सवाल उठा रहे कि इन पर कार्रवाई कब होगी और वो कार्रवाई उन पर होने की बजाय विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष, संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरा बन चुके राहुल गांधी को ईडी बहुत जल्दी बुलाने की तैयारी कर रही है। यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अब राहुल गांधी से पुराने चल रहे मामलों में पूछताछ करेगा। और राहुल गांधी पूछ रहे थे कि सेबी प्रमुख अब तक अपने पद पर क्यों हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि सबूत ये बताते हैं कि कैसे हिंडनबर्ग एक सबूत पेश कर रहा है कि सेबी और अडानी के बीच रिश्ता है। इन तमाम बातों पर बात होनी थी और सवाल पूछने वाले पर ही कार्रवाई तेज करने के इशारे आ रहे हैं। भारतीय राजनीति इसी तरह से करवट बदल रही है। आज के वीडियो में राहुल गांधी को ईडी के नोटिस पर क्या है समीकरण, क्या है पीछे की कहानी और क्या है इसके पीछे की पूरी राजनीतिक पिसार, इसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि शेयर मार्केट तेजी से गिरा है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद। सेबी ने अपनी तरफ से कुछ स्पष्टीकरण दिया और उसके बाद से हिंडनबर्ग ने उसे फिर से काउंटर करते हुए कुछ सबूत पेश किए और ये देखा गया कि कितना बड़ा निवेश अडानी की कंपनी में सेबी प्रमुख का है और इस बात को लेकर के शेयर मार्केट में इसका ठीक ठाक असर देखने को मिला। वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर पड़ताल शुरू कर दी कि भाई अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कार्यवाही कुछ नहीं कर रहे हैं। आप चाहे राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी ने कई ट्वीट किए, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी भेजा और वीडियो मैसेज भेजने के साथ उन्होंने ये बात पूछी कि क्या है सेबी की भूमिका, इस भूमिका से कैसे हम अपने देश के लोगों को बचा पाएंगे, कैसे उन पर वो काम हो पाएगा और इसको कैसे हम अपने देश की आर्थिक संपत्ति को नुकसान होने से बचा सकते हैं। इस तरह के संदेश भेजे। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे, अखिलेश यादव ने भी उससे मिलते जुलते सवाल किए। अखिलेश यादव का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को कहता है कि सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि सेबी का इतिहास ही रहा है कि वो कभी सही मायनों में निवेशकों का संरक्षक व सहारा नहीं बना। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में आगे कहते हैं कि भारत के बाजार में निवेश के प्रति सुरक्षा की भावना जगाने के लिए सेबी की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना केवल एक निष्पक्ष जांच ही कर सकती है। सेबी प्रकरण की गहन जांच भारत की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्यता है। और इस तरह विपक्ष के तमाम प्रमुख लोगों ने जैसे ही सेबी पर सवाल करना शुरू किया, मीडिया में एक और खबर आज सुनाई दी। राहुल गांधी को जल्द तलब कर सकती है ईडी, किस मामले में पूछताछ के आसार। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अनियमितताओं की जांच को लेकर ईडी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती है और ऐसे में कांग्रेस सांसद से फिर पूछताछ की जा सकती है। खास बात है कि ईडी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। यह है इस देश की राजनीतिक स्थिति। ईडी ऐसा नहीं है कि कोई नया मामला लेकर आई है या इस बात से आश्चर्य है कि ईडी राहुल गांधी को क्यों बुला रही है।
राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में यह बात कही कि 55 घंटे तक उनकी जांच ऑलरेडी हो चुकी है। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 55 घंटे तक ईडी को फेस किया। ईडी ने बहुत तरह की बातें कही, सबूत मांगे, जांच की, और इस तरह की जांच के वो अनुभवी हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगातार सत्ता परेशान करती जा रही है। तो राहुल गांधी का कहना है कि मेरे लिए कोई नया नहीं है, लेकिन आप ये संयोग देखिए कि जिस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से खलबली मची हुई है, सेबी प्रमुख के ऊपर सवाल है, सरकार की भूमिका पर सवाल पूछा जा रहा है, सरकार अब किसे सजा दे, किसको निर्णय सुनाए, क्या कहे, इसको लेकर के पशुपेश में लोग फंसते जा रहे हैं। और कहां तो विपक्ष के नेता यह सवाल उठा रहे थे कि भैया थोड़ा अपने निवास निवेशकों को, बाजार को, संपत्ति को बचाओ, और जो लोग गलत कर रहे हैं या गलत तरीके से रिश्ते बना करके इसका फायदा ले रहे हैं आर्थिक रूप से, उनको कार्रवाई करो। और इधर ईडी की नोटिस खुद राहुल गांधी के ऊपर आ गई। समय भी तो बहुत कुछ कहता है कि समय कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, वो बात कैसे हो। अनियमितताओं की जांच ईडी पहले ही कर रही है, कांग्रेस सांसद से बात पहले भी हो चुकी है, और ईडी 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की जांच को पूरी करने की तैयारी कर रही है, और उस अधिकारी ने सूत्रों के बहाने, सूत्रों के जरिए मीडिया से बताया कि हम एजेएल जांच को पूरा करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि केस ट्रायल के लिए जाए। राहुल गांधी समेत इससे जुड़े सभी लोगों को जल्दी बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक सोनिया गांधी को बुलाया जाएगा कि नहीं, इसको लेकर के बात नहीं तय हुई। जून 2022 में राहुल गांधी से ईडी ने 4 राउंड की बातचीत, पूछताछ की, जिसका तकरीबन 40 घंटे तक सवाल जवाब। सोनिया गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की। खास बात है कि रायबरेली सांसद ने कुछ दिनों पहले ही आशंका जताई थी कि उनके खिलाफ ईडी रेड की तैयारी की जा रही है, और ये बात राहुल गांधी ने पहले ही बता दी थी। आपको याद है, राहुल गांधी ने एक दिन देर रात को ट्वीट करके बताया कि ईडी के आंतरिक सूत्रों से मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। तो जैसे ही राहुल गांधी ने वो बात कही, ट्वीट किया, अपनी बात कही कि ईडी कैसे मुझे फंसाने का काम कर रही है, तो उसके बाद कुछ दिन ईडी के लोग रुक गए। नहीं तो हो यह सकता था कि उसके अगले ही चंद घंटों में राहुल गांधी को ईडी बुला ले और जांच तेज कर दे। और इसके बाद क्या हुआ कि 2-4 दिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और अब वही बात राहुल गांधी की सही साबित होती दिख रही है। और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एजेएल, जिसे साल 2010 में यंग इंडिया ने अधिग्रहित कर लिया था, उसके सभी वित्तीय लेन देन मोतीलाल वोरा देखते थे, और उस कंपनी से जुड़े कई आर्थिक सवालों को अब ईडी इस मामले में जांच के लिए बनाना चाह रही है। और राहुल गांधी ने खुद ही इसका संदेह व्यक्त कर दिया था। कब? संसद सत्र के ठीक समय। आपको याद है, इस समय राहुल गांधी देश में विपक्षी दलों की तरफ से सबसे प्रमुख चेहरे हैं संसद के बीच। उनका पद नेता प्रतिपक्ष का है, यानी विरोधी दल के नेता हैं वो। विरोधी दलों की साझा नेता भी है, क्योंकि विरोधी दल की भूमिका इस समय मिली है कांग्रेस को। राहुल गांधी ने संसद के भीतर जो 2 बार प्रदर्शन किया, अपने भाषण दिए, अपनी बातचीत कही, उन बातचीतों के आधार पर जब ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी का संसद के भीतर तेवर, संसद के भीतर की बात, संसद के भीतर उनकी अपनी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो रही है, जिसका असर
सरकार के ऊपर पड़ रहा है। और पिछले दिनों एक तस्वीर भी आती है, 10 साल के इतिहास में पहली बार एक बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। संयुक्त संसदीय समिति उसको पहली बार रिव्यू के लिए, उसका तरीका ये होता है संसद के बीच में कि अगर कोई बिल सरकार ले आती है और सरकार के लाए गए बिल पर अगर सब सहमति नहीं बन पाती है, वो पास नहीं हो पाता है, विरोध ज्यादा होता है या सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो संसद में संयुक्त समितियां होती हैं। उसमें कई सत्ताधारी दल और विपक्ष के लोग भी शामिल होते हैं। और सरकार जब उसे पास नहीं करवा पाती है या उसे लगता है कि विरोध ज्यादा हो जाएगा, इस पे सवाल ज्यादा पूछ लिए जाएंगे, तो वो उसे समितियों को भेज देती है, जहां पर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस पर बात विचार होता है, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष के लोगों की भी उनकी भूमिका होती है। और जब वो पूरी बातचीत हो जाती है, तब उसे संसद में फिर से लाया जाता है। पिछले 10 साल में कोई भी बिल जेपीसी को नहीं भेजा गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, और कोई बिल नहीं भेजा गया। इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई, बिना बहस के पास कर दी गई। इस देश में श्रमिक सुधार के नाम पर कानून बने, बिना कोई विरोध को सुने हुए पास कर दिए गए। इस देश में किसानों के सुधार के नाम पर जो किसानों के 3 कानून बने, उस पे भयानक विरोध हुआ, सांसदों को निकाल कर बाहर फेंका गया, पास हो गया बिल। इस देश में क्रिमिनल लॉज में करेक्शन हुआ, विरोध हुआ, बिल पास करा लिया गया। पिछले दिनों का इतिहास ये रहा है कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, सरकार अपने बहुमत के आंकड़े के चलते इस भूमिका में थी कि वो किसी भी तरह के विरोध के स्वर या सवालों पर कोई बहुत गंभीर तवज्जो नहीं देती थी। वो चाहती थी जिस बिल को पास करना, उस बिल को पास कर लेती थी, भले ही विपक्ष कितना भी विरोध करे। सांसदों को बेदखल करना हो, सस्पेंड करना हो, 150 सांसद को निकाल देना हो संसद के, सांसद कई दिन तक धरना देते रहे, लेकिन सरकार को जो करना होता था वो कर ले, उसको कर दिया। इस बार की संसद शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, जब इस बार बजट सत्र और मानसून सत्र का साझा सत्र चल रहा था, पहली बार एक बिल जेपीसी को भेजा गया और इसमें बड़ी भूमिका विपक्षी दलों की है। राहुल गांधी की है, अखिलेश यादव की है, तृणमूल कांग्रेस की है और तमाम विपक्षी दलों की है, जिनकी वजह से सदन के भीतर का माहौल बदल गया है। और उसमें से राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने दोनों भाषणों में, चाहे वो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या इस बार जब तमाम तरह के सवालों पर बातचीत थी, बजट पर बातचीत थी, राहुल गांधी जब भी सदन में बोले, उन्होंने केंद्र सरकार को, उनकी आइडियोलॉजी को, आरएसएस को, उनकी नफरत की राजनीति को और नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए करारा प्रहार किया और पूरी तरह से सरकार को घेरने में कामयाब हुए। बहस की दिशा बदल गई, मजबूरी में ही सही टेलीविजन चैनलों पर राहुल गांधी के भाषण दिखाए जाने लगे, राहुल गांधी के तेवर दिखाए जाने लगे, विपक्ष का तेवर दिखाया जा रहा था। जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर एक आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो विपक्ष के एकजुटता का तेवर दिखाने के लिए अखिलेश यादव जैसे नेता, जो बगल में बैठते हैं राहुल गांधी के, वो खड़े होकर के पूरे तेवर और तैश के साथ सरकार के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। और इस तरह की भूमिका के बाद एक तस्वीर आती है जिसमें प्रधानमंत्री अपने बड़े कैबिनेट मंत्रियों के साथ विपक्ष के कई नेताओं को बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं। यह भी तस्वीर 10 साल में पहली बार देखने को मिली। औपचारिक रूप से संसद जब चलती है, शुरुआत में या कभी कभी बीच में सर्वदलीय बैठकें तो बुलाई ही जाती रही हैं और उसमें सब दल के लोग जाते ही रहे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में चाय पीने के लिए अनौपचारिक ढंग से विपक्ष के नेताओं को सत्ताधारी दल के ताकतवर बड़े बड़े नेता बुलाएं, और वो तस्वीर जब बाहर आए तो वो बताती है कि 2024 के चुनाव ने मामूली परिवर्तन नहीं किया, बहुत बड़े परिवर्तन पैदा कर दिए हैं। और उन बड़े परिवर्तनों के चलते राहुल गांधी की कद और भूमिका, विपक्ष का तेवर और अहमियत, सब कुछ बढ़ जाता है, जिसका फायदा जनता को अल्टीमेटली मिलता है। क्योंकि कोई बहस,
कोई बातचीत, कोई संवाद अब सरकार के सामने इस दबाव बनाने की भूमिका में है कि सरकार अब उसको कितना कुछ लेगी। ऐसे में उसी समय राहुल गांधी ने इस बात की आशंका जाहिर कर दी थी कि बहुत जल्दी उन्हें ईडी के सूत्रों से ये बात सुनने में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, इसका संदेह पैदा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद ये बात कही कि मुझे ईडी गिरफ्तार कर सकती है, बुलावा भेज सकती है, फिर से जांच को तेज कर सकती है। राहुल गांधी की बात सही निकली। ईडी ने फिर से मन बना लिया है कि वो राहुल गांधी को बुलाएगी, पूछताछ करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। और अब अंदर खाने लोगों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ताधारी दल के सामने जो ताकत विपक्ष बना हुआ है, जो ताकत राहुल गांधी बने हुए हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, और खासकर हिंडनबर्ग से लेकर के सेबी और अडानी के मामले पर ये बात कैसे आगे तक पहुंचेगी और इसको आवाज को क्या रोका जाना चाहिए? क्योंकि अगर पूरे पूरे 5 साल ये सरकार ऐसे ही चली और पूरे 5 साल विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ऐसे ही बोलते रहे, पूरे 5 साल विपक्ष के बाकी नेता, चाहे वो कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, अवधेश प्रसाद हो, अगर वो अपनी भूमिका इसी तरह निभाते रहे तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। क्या ऐसा कोई रास्ता निकाला जा रहा है कि विपक्ष को किसी और रास्ते चुप कराया जाए? इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।